अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। नए इलेक्शन जल्द होने चाहिए या अपने वक्त पर? क्या मुल्की मसाइल का हल जल्द इंतखाबात से मुमकिन है या अगले साल अपने वक्त पर इनका इनेकाद बेहतर है? क्या नवाज शरीफ रुकावट हैं या इनके इत्तेहादियों की कोई मसलतें हैं जो नए इंतखाबात के आड़े आ रही हैं? इस हवाले से इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं और अपने सियासी मुखालिफिन पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। गुज़श्ता रात ही एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि मुल्की सूरत हाल का वाहिद हल इलेक्शन है, लेकिन नवाज शरीफ डरे हुए हैं और वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। डरा हुआ नवाज शरीफ, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, जरदारी इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, सब डरे हुए हैं इलेक्शन से। रिजल्ट अब इस रिजल्ट के बाद उनकी और काम पे टांगनी शुरू हो गई हैं क्योंकि अब सब डर गए इलेक्शन। अब सवाल यह है कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी जमातें इमरान खान की मकबूलियत की जारी लहर के बैठने का इंतजार कर रही हैं या मुल्की मईशत को संभालने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दे रही हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह बात हो रही है कि इमरान खान की मकबूलियत चूँकि गैर मामूली है और अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने साबित भी की है एक इलेक्शन में, तो इस वजह से आपकी हुकूमत यानी आपकी जमात और उसकी दीगर इत्तेहादी जमातें ये समझती हैं कि अभी इलेक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं, देखें, आज से 8 माह पहले आप इसी साल जनवरी फरवरी की जो है वो रिकॉर्डिंग्स निकाल के देख लें। उस वक्त इमरान खान साहब ये क्यों कह रहे थे कि जी एक दिन पहले भी असम्बलियां नहीं तोड़ी जाएंगी, आखिरी दिन जो है वो भी पूरा करने के बाद जो है वो असम्बलियां जो है वो डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन होंगे। और राना साहब, उस वक्त आपका मौकिफ क्या था? यानी जरा जनवरी फरवरी से पहले निकल जाइए, नवंबर दिसंबर। हमारा ये मौक़िफ़ था कि क्योंकि आप एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं तो लिहाजा आप रिजाइन करें और आप जो है वो इलेक्शन करवाएं जी। ये अपोजिशन का मुतालबा था, लेकिन ये फैसला करना था उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, क्योंकि असम्बली डिसॉल्व करने का इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म के पास है, लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास नहीं है। तो फिर मामला ये है कि क्या अगर वज़ीर आज़म इमरान खान हो तो फिर असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, बल्कि आखिरी दिन तक पूरी करनी चाहिए, और अब इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो वज़ीर आज़म नहीं है। लेकिन तो कोई वो ये कहते हैं कि आप एक अक़लियत, उनकी जमात सबसे बड़ी है और आपकी जमात एक अक़लियती जमात है, उसके निस्फ सीटें हैं, जोड़ जोड़ के ये मैंडेट बनाया गया है और ये मुल्की मसाइल का हल नहीं कर सकता। चलें देखें, मामला ये है कि वैसे तो अपोजिशन जो है उसमें JUI के 16, पीपल्स पार्टी के 55 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 84, ये 100 तकरीबन 56 लोग बनते हैं जी। और PTI के भी टोटल लोगों की तादाद 155 थी जी। बाकी उन्होंने भी जोड़ जोड़ के किसी के 3, किसी के 2, किसी के 7 जोड़ जोड़ के उन्होंने भी जो है वो जो मैजिक नंबर है 172 का उसको पूरा किया था और 176 वोट लिए थे। तो अगर अब हमने जोड़ लिए हैं तो फिर ये हमने कोई बुरा काम तो नहीं किया, और अगर हम अक़लियत में हैं वो अक्सरियत में है तो हमारे खिलाफ आदमी एतमाद कर दें। राना साहब, एक बात बताइए कि पिछले कुछ अरसे से यानी बिलखुसूस अगर आप देखें जुलाई के जो नंबर्स आए, पंजाब में इलेक्शन हुए, उसमें इमरान खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में एक वाज़ेह बरतरी हासिल की। उसके बाद अभी जो रिसेंटली 2 दिन पहले इलेक्शन हुआ, इसमें सूरत हाल ये है कि अकेले इमरान खान ने हर पार्टी के एक किसी न किसी कैंडिडेट को शिकस्त दी है, तो सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो क्या ये वजह है कि सारी की सारी सियासी जमातें ये समझती हैं कि उन्हें इलेक्शन इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पेशावर में और चारसद्दा में ANP को शिकस्त दी, मर्दान में जमीयत उलमा इस्लाम को शिकस्त दी और फैसलाबाद और ननकाना साहब में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दी? तो क्या ये वजह है कि सारी जमातों को एक ही शख्स ने शिकस्त दे दी है, इसलिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए या कम से कम अभी नहीं होना चाहिए? नहीं देखें, अगर इस चीज़ का जवाब बनाया जा सकता है
तो फिर पहले तो अमल फिर इमरान खान साहब को करना चाहिए था। ये 2021 में 2020 में होने वाले जितने इलेक्शन है, जिमनी इलेक्शन, वो सारे जो है वो PMLN ने कहीं जीते, कहीं पीपल्स पार्टी ने जीते, कहीं JUI ने जीते, तो बल्कि KPK में जो इलेक्शन हुए वो भी अपोजिशन ने जीते। तो फिर उस वक्त क्यों ना खान साहब ने रिजाइन किया कि जी देखें, मैं क्योंकि जिमनी इलेक्शन हार गया हूँ, तो इसलिए जो है वो मैं जो है वो अब रिजाइन कर रहा हूँ, तो लिहाजा जो है वो जनरल इलेक्शन करवा लें। अच्छा, यानी मामला ये है कि देखें, अगर जो है वो यानी अगर इस तरह से जो है वो अगर चीजें आगे चलने लगें जी। तो फिर तो कोई चीज भी फाइनल ना हो। अच्छा राणा साहब, एक बात बताइए कि आप नहीं समझते कि इतने सियासी तनाव में बेहतरीन हल ये है कि इलेक्ट्रेट के पास जाया जाए, लोगों के पास जाया जाए कि वो अपना फ़ैसला सादिर कर दें। अगर वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में और इसके इत्तेहादियों के हक़ में फ़ैसला देते हैं तो बिस्मिल्लाह, या इमरान खान के हक़ में देते हैं तो भी खुशामदीद। तो क्या आपको नहीं लगता इस तनाव का हल इलेक्शन है? नहीं, ये तनाव किस बात का है? तनाव इस बात का है कि खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद हो गया है। क्या अदम एतमाद को गैर आईनी काम है? क्या उसका आइन में, रूज में उसका जिक्र नहीं है? क्या ये कोई हमने सब खून मार लिया है? मामला ये है कि उन्होंने उस वक्त असेंबली भी तोड़ने की कोशिश की, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उनके फैसले को कलअदम करार दिया। यानी उन्होंने हर वो जो है ना गलत और घटिया हथकंडा अपनाया अपने खिलाफ अदम एतमाद रोकने को, और फिर उसके बाद वो यहाँ तक चले गए कि उन्होंने जनाब वो सफारती सतह पे भी मुल्क का बैठा दिया और कह दिया कि जनाब ये एक साइफर आया है और जनाब ये साजिश हो गई है, ये बैनुल-अक़वामी साजिश हो गई है। यानी गद्दारी का उन्होंने जो है वो नैरेटिव अपना लिया। तो देखें, इस तरह से तो जो है वो सियासत नहीं होती। अगर ये 8 सीटों पे या 7 पे या 6 जो भी जितनी भी बनती हैं, उसके ऊपर अगर 5.5 लाख 5,47,000 है, लेकिन चलो 5.5 आप करें, 5.5 लाख वोट खान साहब ने हासिल किया और खान साहब का ये मुतालबा है कि उनकी बात को तस्लीम किया जाए, उनकी इज्जत की जाए। तो जो 5.25 लाख दूसरी तरफ वोट पड़ा वो वोट नहीं है, उनका कोई मैंडेट नहीं है, उनकी कोई राय नहीं है, उन्होंने भी तो किसी बात का इजहार किया है ना। लेकिन राणा साहब वो तो अब तो अगर वो अपने वोट 5.5 लाख की इज्जत करवाना चाहते हैं तो पहले 5.25 लाख की करेंगे तो 5.5 की हो। राणा साहब अब तो वो करते हुए माइल दिखाई देते हैं। खास तौर पे वो ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाना चाहें तो बिस्मिल्लाह आ जाएं, जो कानूनी तौर पे उनके साथ यानी उनकी आने के लिए सहूलतकारी हो सकती है वो भी कर दी जाए। हुकूमत आपकी है, आप उनको वापस लाने में मुमद और मुआविन भी साबित हो सकते हैं। तो नहीं, वो तो हबीब अकरम साहब, अगर यानी अतवार के दिन अदालत खुले और उन्हें रिलीफ दे तो वो ऐन इंसाफ है, और अगर कोई अदालत हमें रिलीफ दे दे तो वो अदालत को शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अदालतों के फैसले करवा रहे हैं। लेकिन राणा साहब इससे वाकयाती चीज़ों पे तो वाकई पे तो कोई असर नहीं पड़ता ना। अगर मुस्लिम लीग नून के कायद वापस तशरीफ़ लाते हैं लंदन से और आके इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो, और इमरान खान भी जाहिर है वो इसको पॉलिटिकल इशू तो बनाएंगे, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि गाड़ियों के रास्ते में खड़े हो रहे हैं, एयरपोर्ट पे धरने दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, वो धरनों की धमकियां तो दे रहे हैं ना। नहीं, वो तो अगर देखें, ये बात वैसे तो खैर कोई ऐसा अब राज नहीं है, लेकिन मैं ये अगर आपके साथ बात करूं कि अगर ये धमकी दे के मैं 25 मई को आ रहा हूं और मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं हर चीज को जाम कर दूंगा और मैं आपको उठा के बाहर फेंक दूंगा, अगर ये अल्टीमेटम ना देते तो शायद अगले दिन जो तकरीर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने तैयार की हुई थी वो तकरीर हो जाती, जिसमें असेंबली तोड़ी जानी थी। तो बात ये है कि ये बंदा जो है, आप मुझे बताएं कि इस बंदे को तो इलेक्शन की बात ही नहीं करनी चाहिए, इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहिए।
उसकी वजह ये है कि जिस बंदे ने इलेक्शन लड़ना है, जिसने इलेक्शन की बात करनी है, उसने तो पहले मुखालिफ वोट की इज्जत करनी है, उसके बाद अपने वोट की इज्जत करवानी है। उसने तो अपोजिशन को स्पेस देनी है तो फिर अपनी स्पेस देनी है। इसे चाहिए कि ये मुसल्ला जदोजहद अपनाए, क्योंकि वो तो ये कहता है कि मैं अपने मुखालिफ को किसी को मैंने छोड़ना ही नहीं है। राणा साहब, यानी अल्लाह ना जो करे वहाँ तक 5.5 नौबत लाख पहुंचे। वोट उसे मिला है, वो वोट उसे मिला है। जो 5.5 मुखालिफ पड़ा है, वो सारे चोर हैं, वो सारे डाकू हैं, वो सारे गद्दार हैं। राणा साहब, आप भी तो तकरीबन यही बात, इससे मिलती जुलती बात करते हैं कि अगर इस्लामाबाद में कोई आया तो फिर आप भी कहते हैं कि उसके साथ जो सलूक होगा वो दुनिया देखेगी। जी, मैं तो आप फिर भी देखे ना, बात ये है कि अगर मुझे कोई बंदा कहे कि तुम उल्टा लटक जाओ तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे, हम आ रहे हैं, तो मैंने आगे से फिर क्या कहना है? मैंने यही कहना है कि आओ तुम्हें उल्टा लटका देंगे। अच्छा, मैं तो जवाब में बात करता हूँ। मैंने कभी आज तक जो है वो, अगर मैंने पहल की हो तो आप मेरे मेरे जुम्मे डालें, मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ, जो आप कहें। हमने तो हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की है। हमने अपोजिशन की इज्जत और अपोजिशन को साथ लेके चलने की बात की है। हमने कोई क्रिकेट खेलते खेलते को हम सियासत में तो नहीं ना आ गए। अच्छा हमने तो स्ट्रीट वर्कर से लेके जी। यहाँ तक का सफर जो है वो तय किया है। राणा साहब, नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार है इस पूरे फैसले में कि इलेक्शन कब होना चाहिए? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब तो इस हक में ही नहीं थे कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, और जो है आप वो इसके हक में नहीं थे। फिर उसके बाद मजबूरन जब पीडीएम के लोगों ने इस बारे में जो है वो फैसला करवा दिया कि होगा, फिर वो इस हक में नहीं थे कि आप गवर्नमेंट में आए। फिर वो भी जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया, बात बन गई। तो अब जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का भी ये है कि देखें भाई, आपने जो है वो लोगों को इतना जो है वो मुश्किल फैसले किए हैं, किस लिए किए हैं? इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, मुल्क को जो है वो स्टेबल करने के लिए। तो अब अगर इकॉनमी बेहतर हो गई है, मुल्क स्टेबल हो गया है, IMF से मुआहदा हो गया है, तो भाई लोगों को रिलीफ दो ना। जो लोगों को तकलीफ पहुंचाई है उसके ऊपर माफी भी मांगो, और लोगों को जो है वो रिलीफ भी दो, और डॉलर को भी नीचे लेके आओ, ताकि लोगों को कोई आस उम्मीद पैदा हो, लोगों की नाराजगी दूर हो। तो उसके बाद फिर इलेक्शन में जाओ। वो वक्त कब तक आ सकता है राणा साहब? जो अगर पाकिस्तान के मुआशी हालात देखे जाएं तो वो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगले 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, अगले 4 महीने में, या हत्ता के अगले 10 महीने में ठीक हो जाएंगे। आपने बहुत ज्यादा उम्मीदें बांधी हुई हैं। देखें अभी अकरम साहब, ये बंदा जो है ना, ये कंफ्यूज है, और इसे पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है। ये यानी 4.25 साल ये रहा है हुकूमत में, वज़ीर आज़म रहा है, और ये कहता रहा कि मैंने अपोजिशन के साथ बात नहीं करनी, मैंने हाथ नहीं मिलाना, लेकिन मैंने मिलना नहीं। राणा साहब, उन्होंने जहां मिशन छोड़ी थी आप उससे नीचे ले गए हैं। उन्होंने रुपया 178 पे छोड़ा था, आप 218-19 पे आज पहुंच गए। वो भाई बात ये है ना कि ये तो मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा था। जब इससे तेल की कीमत 12 रुपए कम की है, तो आपको पता है कि इसने वो क्या काम किया था? इसने वो इतना इस मुल्क के मफाद के खिलाफ इसने ये ऐसा इकदाम किया था जानबूझ के, ये जानते हुए कि ये कितना महंगा पड़ेगा इस मुल्क की इकॉनमी को, और IMF जो है वो बाद में किस तरह से नाक रगड़वाएगा, तो फिर जाके जो है वो मुआहदा करेगा। तो मामला ये है कि ये बंदा जो है, ये तो यानी इसका जमहूरियत के ऊपर कोई यकीन ही नहीं है, इसका तो कोई ईमान ही नहीं है। तो अपोजिशन को तो ये कहता है कि मैंने इसको छोड़ना ही नहीं है। बारे में कह रहे हैं, उस बंदे के बारे में ये बात कर रहे हैं जिसने अभी 6 इलेक्शन जीते हैं, एक ही कैंडिडेट अपने आप को बतौर कैंडिडेट पेश किया और 6 इलेक्शन जीते। आप कह रहे हैं कि उसको जमहूरियत पे बिलीफ नहीं है? नहीं, आप मुझे बताएं ना, अगर इसका जमहूरियत में बिलीव होता तो ये पार्लियामेंट से बाहर क्यों आता, और ये 6 हल्कों से इलेक्शन क्यों लड़ता? अगर 6 हल्कों से इलेक्शन लड़े हैं तो फिर अब आगे वोट ले। यानी जमहूरियत तो खराब करना, जमहूरियत को डिरेल करना, ये तो इसका जो है वो नुक्ता नजर हो सकता है। लेकिन उसे जमहूरियत की अगर समझ हो, अगर उसे इस बात का इल्म हो, यानी वो समझ हो कि मैंने
किस तरह से मामला को आगे लेके चलना है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो जथा लेके आना चाहता है इस्लामाबाद में, तो जी क्या अगर इसके जथा लाने से हुकूमत जो है वो खुदा ना खासा अगर खत्म होती है, तो फिर ये आपका क्या ख्याल है, ये आखिरी जथा होगा? उनका आर्गुमेंट है कि आप मेरे दौर में 3 दफ़ा लोग आए लेकिन मेरी हुकूमत नहीं गिरी, और इसलिए अगर मैं भी लेके जाऊंगा और यानी अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो मैं भी किसी के साथ कर सकता हूं। और नहीं, जी जो 3 मरतबा तो खैर नहीं आए, जो 2 मरतबा या 3 मरतबा PMLN भी आई जी और पीपल्स पार्टी भी आई और मौलाना फजल रहमान भी आए। आप इंतजामिया से पूछ लें, वो उनके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं पेश कर दूंगा। तीनों दफा जो लोग आए उन्होंने बाकायदा इस्लामाबाद की इंतजामिया के साथ रब्ता किया, दरख्वास्त दी, मुआहदा किया, उस जगह का तयन किया कि हम फलां जगह पे आएंगे, फलां जगह पे ठहरेंगे। तो ये अगर आना चाहता है तो आ जाए, इस तरह से आ जाए। राणा जो साहब रूल्स जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या इस्लामाबाद की इंतजामिया ने मुकर्रर किया, उन रूल्स के तहत आना चाहे तो कोई इसे रोकेगा नहीं। राणा साहब, इस तनाव के माहौल में आपके ख्याल में आप आइंदा असम्बली की यानी असम्बली की मुद्दत आइंदा अगस्त तक अगर पूरी करते हैं तो क्या वाकई आप कुछ कर पाएंगे? क्या हुकूमत, आप चलिए हम आपके पॉलिटिकल आर्गुमेंट को मान लेते हैं कि आप अपनी सियासत की कुर्बानी दे रहे हैं मुल्क की मसलहत के लिए, लेकिन क्या ऐसे माहौल में मुल्क की मसलहत भी मुमकिन हो सकती है? नहीं, देखें, मसलहत तो तब होती है ना कि जब लोग टेबल पे बैठे। जी ये बंदा तो इस बात के ऊपर बिलीव ही नहीं करता और ये इलेक्शन भी नहीं चाहता। आप मुझे बताएं कि अगर ये इलेक्शन चाहता है जी तो ये पंजाब और KPK की असम्बलियां तोड़ दे। राणा साहब, उसके सूरत में अगर ये और असम्बलियां तोड़ दें तो क्या कोई 123 गारंटी सीटें है? जो है, क्या कोई गारंटी है वहां कि से आप भी फिर तोड़ देंगे? अपने जो इस्तीफे एक्सेप्ट करा ले, इलेक्शन हो जाएंगे। नहीं, ये तो आप तो फिर इसमें एक नया कानूनी जवाब पैदा हो जाएगा कि जी 123 पे वो इलेक्शन करवा लेते हैं और उसके बाद इन असम्बलियों के अलहदा करवा लेते हैं, तो फिर वो बात तो वहीं की वहीं रहेगी। मुल्क तो फिर इलेक्शन के बुखार में तो फिर मुब्तला हो जाएगा। आप मुझे बताएं, अगर सिंध असेंबली नहीं तोड़ते जी और सिंध में वैसे हालात भी नहीं है कि अभी इलेक्शन वहां पे हो सके, वहां पे कम से कम जो है वो कोई 4 से 6 माह चाहिए वहां पे जो है वो हालात के सेटल होने में। जी तो फिर अगर सिंध असेंबली नहीं तोड़ी जाती, बलूचिस्तान नहीं तोड़ी जाती, तो फिर कैसे इलेक्शन होगा? नहीं, अब 4 से 6 माह के बाद तो फिर तकरीबन वक्त आ जाएगा, तो कुछ ऐसी दरमियानी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि आप लोग बैठ जाएं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, PTI की तरफ से कुछ लोग बैठें। किसके साथ बैठे हैं बताएं ना, किसके साथ बैठे? वो तो कहता है ये चोर हैं, ये गद्दार हैं, ये डाकू हैं, ये बैठे किसके साथ? राणा साहब, आप भी तो कठपुतली और पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, लेकिन सारा मामला तो इसी फिर तरह जवाब चलता में है। नहीं, जवाब में, लेकिन बात ये है कि हमने ये तो कभी नहीं कहा। हमने तो अपोजिशन में भी हमेशा कहा कि आए, बैठें, बात करें, हम आपके साथ जो है वो बैठने को तैयार हैं। जब वो 27 फरवरी का वाक़या हुआ था पुलवामा का, तो तमाम अपोजिशन जो है वो जाके वो कॉन्फ्रेंस रूम जो है वो वहाँ पे जाके बैठी और वहाँ पे ब्रीफिंग होनी थी। वो ब्रीफिंग जो है वो वज़ीर आज़म ने चेयर करनी थी। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग में मौजूद थे। आर्मी चीफ इनके पास जो है वो कोई आधा पौना घंटा इनको इस बात में रजामंद करते रहे। इसने कहा जी नहीं, मैं इन चोरों के साथ जाके बैठ नहीं सकता, ये तो डाकू है, ये तो मुल्क दुश्मन है। लेकिन ना इस बंदे का कोई हल है? तो ये एक फितना है। राणा साहब, ये हबीब अकरम साहब अगर ये अपोजिशन में रहे तब भी, हुकूमत में रहे तब भी, ये नहीं सुकून होने देगा। राणा साहब, इसका जब तक कला कुमा ये कौम नहीं करेगी, उस वक्त तक ये कौम को किसी हादसे से दो राणा साहब, यही तो फैसला फिर कौम पे छोड़ देना, ये तो फैसला कौम को करने दें। यही तो वो कह रहे हैं कि कौम जो है फैसला कर दे। बात ये है कि ये अपना जो हिटलर था, वैसे तो अब ये भी हिटलर की तरह हल भी लेने शुरू कर दिए हैं इसने, तो कौम ने उसका साथ दिया था ना, बाद में फिर कैसा भुगता है उन्होंने। 50 साल की गुलामी में गए हैं वो। अच्छा राणा साहब, अब मामला ये है कि इस तनाव किस्म का बंदा जो है जी, अगर कौम ने गलती की
तो ये इस मुल्क को, इस कौम को हादसे से दो चार कर देगा। इसकी शनाख्त होनी चाहिए। अच्छा, ये राणा साहब नहीं है जी, राणा साहब ये बताइए कि ये फितना है। अब इस सूरत हाल में कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपका उसके बारे में पॉलिटिकल एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बताइए राणा साहब कि एक आप कैसे इकट्ठे बैठ सकते हैं? अगर इकट्ठे नहीं बैठ सकते तो क्या किसी के मुआवनत से आप इकट्ठे बैठ सकते हैं? कोई रास्ता निकल सकता है? जैसे वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या आप भी थोड़ा पीछे, अपनी अगस्त से पीछे आ सकते हैं इलेक्शन करवाने के लिए? देखिए, मैंने तो आपको जो बात कही है, ये आप अगर तस्दीक करेंगे इस बात की, आपको तस्दीक हो जाएगी। जी जी। कि अगर ये उस वक्त धमकी ना देता तो ये शायद इलेक्शन जो है ये जुलाई में हो जाते। ठीक है। केयर सेटअप अगर मई में आ जाता तो जुलाई में या अगस्त में इलेक्शन हो जाते। लेकिन जो वो ये समझता है ना कि वो इस तरह से धमकियां दे के, तो ये कोई लॉन्ग मार्च, ये कोई मौजे तुम तो नहीं है ना। तो ये अगर ये समझता है कि मैं इस तरह से जो है, ये आयतुल्लाह ख़मीनी है। राणा साहब, आपकी पार्टी और आपने खुद भी मुज़ाकरात किए डॉक्टर ताहिरुल कादरी से, जो आपके तहत, आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन से पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आए थे। उसके बाद भी आपने मुज़ाकरात किए, हमेशा किए। आखिर अब ऐसी क्या वजह है कि आप तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो मुज़ाकरात माजी में करती रही हैं, लेकिन इमरान खान और पीटीआई से आप मुज़ाकरात से गुरेज कर रहे हैं? तो इसकी बज़ाहिर एक ही वजह लगती है, कि वो मकबूलियत में आपको पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए आप अपने दुरुस्त टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, देखिए बात सुने, एक ये जो है ना बयानिया कि जी वो बड़ा मकबूल है, उसका बयानिया बड़ा, ये सारा फ्रॉड है। कोई इसका बयानिया नहीं है, कोई इसकी मकबूलियत नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आज से 8 माह पहले जनवरी फरवरी 2022 में हर जगह पे इसे गाली पड़ रही थी। इसके अपने लोग जो हैं वो सिर्फ इस बात पे कि जी हमें इलेक्शन में आप पीएमएलएन का टिकट दे दें तो हम आपके साथ आए, और लोग आए। कोई 21 के करीब लोग इसे छोड़ के आए। और मैं हल्फन आपको बता सकता हूं कि ना किसी ने कोई डिमांड की, ना हमने किसी को कुछ दिया। सिर्फ एक वादा किया कि हम आपको पीएमएलएन का टिकट देंगे। क्यों? लोग समझते हैं कि पीएमएलएन का टिकट जो है वो कामयाबी की जमानत है। लोग ये कहते थे हम इसके साथ रह के अपनी जो है वो सियासत बर्बाद कर लें। हमें तो लोग ड्यूटियां मार रहे हैं हल्कों में, हम कैसे इसके साथ बैठे रहे? लेकिन आज तो सूरत कुछ बदल चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। नहीं, कोई रिवर्स नहीं हुई। सुन ले, वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये हुकूमत में थे और महंगाई हो रही थी, लोगों के लिए मुश्किलात थी, यूटिलिटी बिल जो थे वो बढ़ रहे थे, डॉलर भी ऐसा ऐसा बढ़ रहा था, और महंगाई की वजह से लोग परेशान थे, और उसके ऑटोमेटिक बेनिफिशियरी हम थे। हम बाई इलेक्शन भी जीत रहे थे, हमारी हलकों में मकबूलियत भी जो है वो आसमान को छू रही थी। अब हुआ ये कि ये आ गया हमारी जगह पे, हम चले गए इसकी जगह पे जी। और लोगों को शायद हमसे ये तवक्को थी कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन हालात ऐसे थे कि हम महंगाई को कम नहीं कर सके बल्कि उसमें इजाफा हुआ है। तो फिर अगर उस वक्त इस सूरत हाल में हम मकबूल थे और ये गैर मकबूल था, तो अब अगर ये सूरत रिवर्स हुई तो इसमें इसका बयानिया कहाँ से आ गया? इसकी मकबूलियत कहाँ से आ गई? तो ऐसे ही फ्रॉड बनाया हुआ कि जी मैं बड़ा मकबूल हो गया हूँ, बड़ी कौम मेरे साथ खड़ी हो गई। कुछ भी नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि ये जो हालात हैं मुआशी, उसकी वजह से लोग हम पे नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और नाराज क्यों ना हो? ये पिछले 2 महीने जो बिजली के बिल आए हैं, लोग तड़प के रह गए हैं। हर बंदा जो है वो परेशान हुआ है। फैसलाबाद जो कि पावर लूम का शहर है, पावर लूम की फैक्ट्रियां बंद है, लोग बिल नहीं अदा कर पा रहे, मजदूर जो है वो फारग हैं। लेकिन ये सूरत हाल जो है, क्या हमने कोई अपने किसी मुफाद के तहत जो है वो की है, या इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए और इस रियासत को कामयाब करने के लिए जो है वो हमने की है? हमारा ये दावा है कि हमने अपनी सियासत को जरूर नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हमने इस रियासत को बचाया है।
राणा साहब ये बताइएगा कि इतने दबाव में आम तौर पे जब इस तरह का दबाव होता है, पॉलिटिकल प्रेशर्स बनते हैं, तो ख़ुद जो इत्तेहाद होते हैं वो भी टूटने फूटने लगते हैं। जैसे अभी आप खुद फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब की क़यादत में जो कायम इत्तेहाद था वो भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके उनकी अपनी पार्टी के लोग आपके पास आने लगे। अब भी तो उसी तरह के प्रेशर्स हैं। एक तरफ इमरान खान की राइजिंग पावर नज़र आ रही है अपेरेंटली आज की तारीख तक, और फिर आपके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर्स भी हैं जैसे आप खुद तस्लीम करें, तो आपके अपने इत्तेहाद में भी तो टूट फूट हो सकती है। मसलन एमकेएम के बारे में कुछ और सुना जा रहा है, कुछ और लोग भी नाराज हैं। नहीं, एमकेएम जो है ना वो हमसे नाराज नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने जब वो हमारे साथ शामिल थे एक मुआहदा किया था, उस मुआहदे के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लक जो है वो उनकी कुछ रिजर्वेशन थी, वो वहाँ पे हल्का बंदियों के मसले के ऊपर कुछ उनके मुतालबात थे, वो पीपल्स पार्टी ने बावजूद जो है वो पूरे नहीं किए, इसलिए वो ज़्यादा डिस्टर्ब थे। अब वो इलेक्शन जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो मुलतवी करवाए हैं। उनकी जो है वो मुतालबे पे या उनकी जो भी उन्होंने अपनी बताई है कि हम इस तरह से इस काबिल नहीं है एमकेएम के मुतालबे पे जी, तो मामला ये है कि अब वो एमकेएम के साथ बैठ के अगर वो उनकी बात सुन लेते हैं तो ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। राणा साहब लास्टली ये बताइएगा कि आखिर इस तनाव को कम करने में कौन क्या किरदार अदा कर सकता है, जो इस वक्त जिसका सामना इसका है? एक ही हल है, इसका एक ही हल है कि इस फितने का जो है वो पूरी कौम मिलके इसका कला कुमा कर दे। राणा साहब पूरी कौम इसको ये तो एक पॉलिटिकल बात है राणा साहब, ये तो एक पॉलिटिकल बात नहीं है कि उन्हें इलेक्शन से बाहर निकाल दिया गया, आपको दे दिया ये बंदा जो है, मेरी बात सुन ले, ये बंदा जो है ना ये हुकूमत में ना ये अपोजिशन में, ये इस मुल्क में आप देखें, अगर आप देखें इसने 6 सीटें जीती हैं, वो जो हारा क्या था इसलिए दोबारा इलेक्शन करवाए। यानी ये अगर इसके कहने पे इलेक्शन आप करवाना शुरू करेंगे, ये कहेगा चीफ इलेक्शन कमीशन तब्दील करें, चीफ इलेक्शन कमीशन तब्दील करेंगे, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा, ये रिजल्ट नहीं तस्लीम करेगा, इसको 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी तो ये इस मुल्क के ऊपर ऐसी हुकूमत कायम करेगा जो फस्तायत और जुल्म और ज्यादती का वो नमूना होगी कि जिसको लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ तक चीफ इलेक्शन कमीशन किसी तरह भी ये इस मुल्क को जो है वो नहीं चलने देगा। इसका एक ही हल है और वो हल ये है कि इस फितने की कौम शनाख्त करे। राणा साहब चलते चलते अभी आपने इलाज करे, जिक्र किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। चीफ इलेक्शन कमीशन आपके कहने पे आपने ख़त लिखा वफाकी वज़ारत दाखिला ने और कराची में और हैदराबाद में इंतखाबात मुलतवी हो गए। वही इलेक्शन कमीशन कहता है पंजाब को कि आप इलेक्शन करवाएं, वरना अगर आप कानून बनाएं, वरना अगले हफ्ते हम अनाउंस कर देंगे कि फ़लाँ कानून के तहत इलेक्शन होंगे। ये दो अलग अलग नुक्ता नज़र जब अपनाए जाएं एक ही जैसे केसेस में, तो आपको नहीं लगता कि मामला पे कुछ एतराज़ है? ये तो फिर नहीं, ये तो आप इसको अपना नरेट कर रहे हैं ना कि अलग अलग नुक्ता नज़र, कोई अलग अलग नुक्ता नज़र नहीं है। मामला ये है कि जिस दिन ये पंजाब में और पीपीके में और कराची में इलेक्शन थे, हमें कहा गया कि जी हम इस तादाद में जो इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स और आर्मी की और एफसी की डेवलपमेंट मांगी है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमने उसके मुताबिक जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी। चीफ इलेक्शन कमीशन अगले दिन बकायदा अजलास बुलाया। अजलास बुला के उन्होंने जो है वो सिंध बलोच अपना पीपीके और पंजाब के जो आईजी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब उन्होंने कहा कि हम करवा सकते हैं, 2 हल्कों में इलेक्शन है, हमें नाम भी मिले रेंजर्स और आर्मी, हम करवा सकते हैं। सिंध के वालों ने भी कहा कि जी बल्दियाती जो है वो उसमें बहुत ज्यादा जो है वो फोर्स चाहिए होगी, वो हम करवाने से कासर है, तो वो आप मुलतवी कर दें और ये हम जो है 2 हल्कों में हम करवा सकते हैं। टीपीके वालों ने कहा जी हम करवा सकते हैं। इनके इस बयान के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शन करवाने का ऐलान किया। अब सूरत हाल ये है
कि बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट का यही पोजीशन थी। आज भी सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो यही पोजीशन अख्तियार की कि जी हम नहीं करवा सकते जी, ये सूरत हाल है। तो आप मुझे बताएं कि इसमें इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है फिर? जी, बहुत जब वजारत दाखिला भी ये लिख रही है जी, कि नहीं करवा सकते, मुतलका सूबाई हुकूमत भी कह रही है कि नहीं करवा सकते। आज से पहले जब मीटिंग हुई उस वक्त भी उन्होंने दो टोक कहा कि जी हम इस पोजीशन में नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद जाकर तो इलेक्शन नहीं करवाने। राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अभी वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर ज़माना शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहरुख जुतोई समेत तमाम मुलजिमों को बरी कर दिया। शाहरुख जुतोई के वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत में दलील दी कि फ़रीक़ैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है और मुलजमान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था, यानी ये दहशत गर्दी का केस ही नहीं जिसकी बुनियाद पर कातलों को सजाए मौत दी गई थी। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। ये केस ट्रायल कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक चलता रहा। इस केस का पस मंजर यह है कि 20 साला शाहजेब को मामूली तनाज़े पर दिसंबर 2012 में डिफेंस कराची में कत्ल कर दिया गया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस मामले का अज खुद नोटिस लिया, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार किया और मरकजी मुलजिम शाहरुख जुतोई को दुबई से गिरफ्तार किया गया। 30 जून 2013 को अदालत ने शाहरुख जुतोई और सिराज तालपुर को सजाए मौत, जबकि सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तज़ा लाशारी को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिस पर मुजरिमों ने 2013 में सजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की। सजाए मौत सुनाए जाने के चंद माह बाद शाहजेब के वालिदैन माफ़ीनामा सामने लाए, जिसको सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर किया। ताहम सजाए मौत दहशतगर्दी की दफात के बाइस बरकरार रही। 11 नवंबर 2017 को सिंध हाई कोर्ट ने सज़ा ख़त्म कर दी और तमाम मामले की दोबारा तफ्तीश का हुक्म जारी किया। अगले महीने ही यानी दिसंबर में तमाम मुजरिमों को जमानत मिल गई। इसी दौरान सिविल सोसाइटी ने मुकदमे को निचली अदालत में भेजने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। 1 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने जब मुजरिमों के वकील लतीफ़ खोसा से पूछा कि उनके मुवक्किल शाहरुख जुतोई ने अदालत में पेशी के मौके पर विक्ट्री का निशान क्यों बनाया, तो मुजरिम शाहरुख अचानक अपनी नशिस्त से खड़े होकर मुस्कुराए और कहा, साईं वो तो बचपना, जिस पर अदालत ने उसे बैठने का हुक्म दिया। बाद में अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार और नाम ECL में डालने का हुक्म सादिर कर दिया। शाहरुख जुतोई को कमरा अदालत से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया, तो 2 रोज़ बाद ही कमर में तकलीफ के बायस इसे जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी साल चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लांडी जेल कराची का दौरा किया, जहां शाहरुख जुतोई को फराहम करदा आसाइशें देखकर सख्त बरहम हुए। इस केस में कानून अपने रास्ते पर अपनी रफ्तार से चलता रहा और आखिरकार आज कातलों की बर्रियत तक आन पहुंचा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शाहरुख जुतोई के वकील जनाब लतीफ़ खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब। जी वालेकुम सलाम। खोसा साहब, आपकी वकालत की दाद दी जाए या अपने निज़ाम इंसाफ पे मातम किया जाए, क्योंकि एक ऐसा मुलजिम, एक ऐसा मुजरिम जो साबित हो चुका था और उसने एक शख्स को बरलबे सड़क कत्ल कर दिया था और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि वो बरी हो गया। देखें, एक बात तो ये है कि आप जरा मसख ना कीजिएगा, जरा जो है मस्बत किस्म का दिल खोल कर जरा मेरी बात सुन लीजिएगा जी। एक तासुब लतर हो। देखें, इस्लाम में, कुरान करीम में और सुन्ना में अल्लाह ताला का फरमान है कि सुलह, अफ़ु, दरगुजर, माफ कर देना, ये ज्यादा जो है काबिल तहसीन अमल है, बजाय इसके कि आप उसका बदला लें या उसकी जो है आप उसकी किसास लें। तो किसास की जो है इस्लाम में और इंसानी जिस्म के बारे में जितने भी जराइम है मासिवा जना के, वो काबिल राजीनामा रखे हैं। पहले ये ताज़ीरात पाकिस्तान में काबिल राजीनामा नहीं थे। गुल हसन का केस आया तो जब चूंकि हमारे आईन कहता है कि तमाम कवानीन को इस्लाम यानी कुरान और सुन्ना के हम आहंग करना ये रियासत की पर वाजिब है, और इसीलिए फेडरल शरीयत कोर्ट भी बनी और इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी बनी है
कि वो निशानदेही करें कि कौन कौन से कवानीन जो है वो इस्लाम से मावरा या इस्लाम के हमांग नहीं है, उनको ये कानून और सुन्ना के मुताबिक करना का उन्होंने अमल जारी किया। तो ये गुल हसन के केस में 89 सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टेड जजमेंट है। उन्होंने कहा कि इसको कत्ल को और इंसानी जिस्म के जराइम को काबिल राजीनामा किया जाए। अब इसमें जो है, अगरचे मेरी जाती राय जो भी हो, लेकिन जाहिर है कि मैं एक मुसलमान होने के नाते से कुरान और सुन्ना के जो है कवानीन जो अल्लाह ताला का हुक्म है उससे कोई रूह गर्दानी मुमकिन भी नहीं है, और उसकी रूह से जो है इत्तेफाक न करना भी ये हमें जो है हमारे कम अज कम शार में नहीं आता है। तो उसकी सबर ये हुआ कि एंग्लो सैक्सन लॉ जो है, यानी जो यहूदी ईसाइयों का और यहूदियों का जो कानून है, उसमें जो है एक एडवर्सेरियल सिस्टम है, एक दूसरे से मुतहारिब कानून है कि आपने बदले एक के आंख के बदले आंख और ये करना है और एक के बदले दो करने हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इस्लाम ने ये एक बहुत खूबसूरत दिया कि एक फरीक जो जिसके हक में फैसला हो जाता है वो तो राजी हो जाता है, और एक फिजा ऐसी होती है, माहौल ऐसा बनता है कि आपका जो है अमन आमा में इजाफा होता है और आपके उस जो फसाद फिल अर्ज है उस पर जो है खत्म होता है। एग्जैक्टली फसाद फिल अर्ज। अगर फुकहा भी इकट्ठे बैठे, वो फुकहा की आरा सामने है कि दरअसल वो फसाद फिल अर्ज है जिससे खौफ फैल जाए सोसाइटी में, और इस पर्टिकुलर केस में तो सब मामला तो सड़क पे पेश आया था। देखें, रात के 12 बजे का वकूआ है, 25 दिसंबर 2012 का वकूआ है, रात के 12 बजे है, कोई इर्द गिर्द इंसान की भी नहीं था, कोई जानवर भी नहीं था, कोई परिंदा भी नहीं था, कोई चरिंद भी नहीं था। तो फसाद यानी खौफ किसके दिल में आया? वैसे तो हर कत्ल, वरना तो फिर आप हर कत्ल में देखें कि मोहल्ले में, खानदान में यकीनन एक खौफ आता है जब भी हो जाए। तो इसलिए अगर आप कत्ल को जब तक आप एक दहशत गर्दी के उसमें नहीं लाते, मसलन अगर जिना में कत्ल होता है वो काबिल राजीनामा नहीं है, इसलिए कि जिना काबिल राजीनामा नहीं है। डकैती में होता है, डकैती काबिल राजीनामा नहीं है। इसी तरह आप अगवा बराए तावान में कत्ल हो जाता है, तावान ना देने में, उसमें राजीनामा नहीं हो सकता। ये फसाद फिल अर्ज है। जहां देखें, इस्लाम में 4 किस्म के जो होते हैं जराइम होते हैं। एक जिसमें इंसान की जात से मंसूब हो वो जुर्म, यानी कत्ल है जो उसके वारसों के लिए होता है, या जिस्म उसका कोई आधा उसके को जो है लक पहुंचता है, दर्द पहुंचती है, वो उसकी जात से है, वो अपना दियत या जो है उशर या दमन लेकर वो उसको माफ कर सकता है। दूसरा है जहां उसका फर्द भी और मुआशरा, सोसाइटी भी, स्टेट भी जहां मुतासर होती है। डकैती में स्टेट मुतासर होती है, ज़िना में जो है स्टेट मुतासर होती है उस फर्द के अलावा। इसी तरह अगवा बराए तावान में उस जात के अलावा उसकी सोसाइटी होती है, तो वहां जो है काबिल राजीनामा नहीं है। जहां उसकी जात है सिर्फ, वो काबिल राजीनामा है। इसी तरह दूसरे कवानीन है जो अल्लाह के और मेरे दरमियान, इंसान के दरमियान है, वो अल्लाह ही कर सकता है। दूसरा अल्लाह और सोसाइटी के जो है आप करते हो। ये आपने जो आर्गुमेंट पेश किया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमारे यहाँ जब इसका इस्तेमाल होता है तो वो ये है कि बारसूख आदमी, पॉलिटिकल असर रसूख रखने वाला, पैसे रखने वाला आदमी, अगर उसके किसी शख्स या ख़ुद उससे कुछ ऐसा जुर्म हो जाता है तो वो बड़े आराम से ये जुर्म करने के बाद निकल जाता है अपने पैसे के ज़ोर पे, अपने असर रसूख के ज़ोर पे। तो हमारे यहाँ इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? बिलखुसूस इस केस में भी हमने देखा कि जो शाज़िब है वो एक बारसूख ख़ानदान का फ़र्जंद है, और जो मारा गया, जो कत्ल हुआ, वो इतना बारसूख नहीं था। नहीं, आपको किसने कहा? वो डीएसपी का बेटा था, डीएसपी सर्विंग, उस वक्त सिटिंग डीएसपी था। पुलिस का सुपरिंटेंडेंट पुलिस, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस एक कोई आम आदमी नहीं होता है। उनकी वालदा भी जो है, मैं इसलिए कि हमारा राजीनामा हो गया, हमारी सुलह हो गई है, आपस में अमन और आदशी हो गई है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो कोई गरीब मजदूर का या वो जो है रेडी बांध का या फल बेचने वाले का या टांगे वाले का जो है वो बेटा नहीं था। इसलिए ये कहना कि जी एक जालिम ने,
और दूसरी बात मुझे ये बताएं, क्या अल्लाह ताला को और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह ये सुन्नत की बात करते हैं और कुरान की बात करते हैं, क्या वो उनको ये इल्म नहीं था कि ये जो है इमारत और गुर्बत का इससे कोई तफावत और ताल्लुक नहीं है, जहां आपने उसको लाजिम किया कि जो है इसको काबिल राजीनामा बनाए कानून में। ये सुप्रीम कोर्ट की फेडरल शरीयत कोर्ट ने कानूनों के कवानीन के ये जो है वो करते हुए उन्होंने इसको हम आहंग करने के लिए कुरान और सुन्ना के लिए ये लाजमी इसको दाखिल किया ताज़ीरात पाकिस्तान में इन दफात। साहब, अभी जैसे आपने राजीनामा की बात की, इसमें यह भी बात सामने आई कि गैर मामूली सरमाए के इसराफ से सर्फ करने के बाद उस फैमिली को, जो मकतूल की फैमिली थी, उन्हें ऑस्ट्रेलिया सेटल किया गया या इस तरह की कोई बात हुई? अगर दो खानदान आपस में मिल बैठकर या उनके बड़े मिल बैठकर आपस में सुलह करवा देते हैं, और जो है चूंकि इस केस में सुलह जबरन नहीं हुई है, अदालत आलिया ने एक सुलहनामा पेश किया गया। अदालत आलिया ने अकाउंटेबल यानी वो दहशतगर्दी अदालत में, सेशन अदालत में ये भेजा। उन्होंने उसके बाप औरंगजेब को बुलाया, उसकी वालदा को बुलाया, मकतूल की उसकी बहनें, दोनों बहनों माँ और उनको बुलाया, और उनके सारों के बयानात हल्फ पर लिखे गए। उनसे बार बार पूछा गया आप पर कोई दबाव तो नहीं है, आप किसी जबर से तो नहीं कर रहे, और उन्होंने आखिर लिखा हाई कोर्ट को कि मैंने तसल्ली और तशफ़ी कर लिए, इन्होंने बिला जबर इकरा ये जो है राजीनामा किया है, इन्होंने खुश दिल्ली से किया है और दिल से इन्होंने माफ किया है। आप बता रहे थे कि ये सारा मामला जो है ये तमाम लवाहिकीन की मौजूदगी और उनकी रजामंदी से हुआ है, तमाम खानदान का ये मुत्तफिका फैसला था। मुत्तफिका फैसला था। न सिर्फ वो अदालत से पेश हुए, सेशन कोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास पेश होकर हाई कोर्ट के हुक्म के तहत उन्होंने सारों ने बयानात दिए, वहाँ हल्फ पर दिए। अदालत आलिया के डिवीजन बेंच ने उसको बाकायदा परखा, उन्होंने भी तस्दीक की कि ये जो है अपनी उनकी रजा और रगबत से हुआ है, बगैर किसी जबर इकरा के हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी तसल्ली और तशफ़ी की। वो जो है उनके वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि हमने अपने दिल से सुलह की है और हमने इनको माफ किया है, और इसलिए इसको कबूल किया जाए, क्योंकि पहले ही 10 साल से ये बच्चा जो है 18 साल 17 साल उसकी उम्र थी। अब अंदाजा कीजिएगा कि 10 साल, मुझे बताएं कोई 10 साल जो है, आप 10 दिन जरा कोई जेल में रहकर देख ले, लेकिन वो कत्ल भी ना करे खुदा न खास्ता। 28 साल के बाद अब वो निकलेगा। मुझे बताएं क्या इससे ज्यादा कोई जुल्म हो सकता है? कौन साहब, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त शाहरुख जतोई की हैसियत क्या एक ऐसे शख्स की है जिसने गोया कोई जुर्म ही नहीं किया और वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, इलेक्शन भी लड़ सकता है, क्योंकि ये बरीयत का मतलब ये है शरअ में, ये 2019 सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा है कि काबिल राजीनामे की बुनियाद पर बरीयत का मकसद ये है कि वो बिल्कुल जैसे उसको कोई गुनाह किया ही नहीं है, उसको कभी जुर्म में सजा हुई ही नहीं है, वो वॉश आउट हो जाता है, उसका स्टिग्मा, उसका वो जुर्म, उसकी वो गलती, उसकी वो लग़ज़िश, वो बिल्कुल ऑब्लिटरेट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो वॉश आउट हो जाती है। ये है फैसला और ये है शरअ और ये है हमारे दीन धर्म का जो है। यानी 2018 का माफ कीजिएगा 2023 में अगर इलेक्शन होता है या जब भी इलेक्शन होता है, तो जब वो कागजात नामजदगी जमा कराएगा तो उसके ऊपर अगर ये एतराज हो कि इसने कत्ल किया है तो वो एतराज रद्द हो जाएगा। एतराज रद्द भी होगा और उसको जुर्माना भी होगा जो एतराज करेगा। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। दुनिया में जमहूरियत, बल्दियाती इदारे और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत ने एक साथ ही जन्म लिया। आज के तरक्की याफ्ता मुल्कों के तरक्की याफ्ता होने की बेशुमार वजूहात होंगी, लेकिन एक अहम वजह वहाँ के बल्दियाती इदारे भी हैं। तरक्की और बल्दियाती इदारे एक दूसरे से बाहम कैसे जुड़े हैं, इसकी एक मिसाल भारत है। भारत जो एक ज़माने में अपनी कम शरह तरक्की की वजह से दुनिया में मजाक था, वो 1990 में तरक्की करने लगा तो एक अहम काम बल्दियाती इदारों की मजबूती से शुरू हुआ। वहाँ भी सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इदारों को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं। 1992 में नरसिम्हा राव के दौर में हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को 73वीं तरमीम के ज़रिए दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ किया और बाकायदा तौर पर उनकी साख्त और इख्तियारात मुतय्यन कर दिए।
जब लोगों को अपने गली मोहल्ले का इख्तियार मिला तो ऊपर से आने वाला सरमाया नीचे बेहतर तरीके से खर्च होने लगा। यहीं से भारत छलांग लगाकर आगे बढ़ा। वतन अजीज़, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बल्दियाती इदारे तश्कील तो पाते रहे मगर कभी ताकतवर ना हो सके, बल्कि इनके बगैर ही जमहूरियत और हुकूमत चलाने की कोशिश की जाती रही। आज फिर वही हुआ है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बल्दियाती इदारों की तश्कील एक बार फिर खटाई में पड़ गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को वफाकी और सूबाई हुकूमतों से वो मतलूबा मदद मैसर नहीं आ सकी जो बल्दियाती इंतखाबात के लिए ज़रूरी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये मौक़िफ़ इसलिए इख्तियार किया कि उनकी एक इत्तेहादी जमात को कराची और हैदराबाद में अभी बल्दियाती इलेक्शन मंजूर है। हमें दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।